आप इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है, बहुत ज्यादा वेल्दी है, बहुत ज्यादा लेजेंडरी है। जिन बच्चों ने 10th क्लास तक बहुत अच्छी तरीके से एसएसटी पढ़ी है उन लोगों ने नाम गैस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 1947, अब सबको पता होगा बेटा 1947 में क्या हुआ था, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे इन्वेजन नहीं किए हैं, यानी कि 1757 से पहले की बात चल रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड था, पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती थी। तो इंडिया का जो सामान पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अब ये मीर जाफर जो था वो मेन कमांडर था उनका, तो उसने क्या किया, उसके साथ में धोखा किया, जिसकी वजह से नवाब ऑफ बंगाल जो है वो हार गए। यानी कि अपने डेवलपमेंट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सीधा करने के लिए उन्होंने हमारी इंडिया की पॉलिसी फ्रेम की। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बाबूजी खड़े हैं, देखो ये बाबूजी खड़े हैं, ठीक है, और एक ये बाबूजी खड़े हैं। ये सीधा कहाँ जा रहा है बेटा, ये सीधा जा रहा है ब्रिटिश को। अभी मैं आपको आगे इसमें जब पढ़ाऊंगा तो आप शॉक रह जाओगे, ऐसे फैक्ट्स है बेटा। वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो देना चाहता हूं ताकि आप कुछ गैसेस कर सकें। आप इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है, बहुत ज्यादा वेल्दी है, बहुत ज्यादा लेजेंडरी है। वहां पे रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा वेल्दी हैं। वहां पे बिजनेस करने वाले लोग अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑल ओवर दी वर्ल्ड बेच रहे हैं और उनकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि जो बाकी वर्ल्ड के लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं वो बार बार इनकी डिमांड करते हैं। लेकिन इस कंट्री के ऊपर कोई और कंट्री इन्वेजन करती है और जो भी इसकी कंडीशंस होती है उसको तहस नहस कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। किस लिए? अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। और जब ये कंट्री जो कंट्री इन्वेजन कर रही है वो उस कंट्री को कम से कम बेटा 190 साल तक एक्सप्लॉइट करती है, और 190 साल के बाद जब वो छोड़कर जाती है तो वहां की जो कंडीशन होती है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होती है, बहुत ज्यादा दयनीय होती है। उनपे हमको तरस आता है। क्यों? क्योंकि वहां की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब होती है कि मैं अगर आपको फैक्ट बताऊंगा तो आप सोचोगे कि ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है, बहुत ज्यादा वेल्दी है और वहां के बिजनेस इतने अच्छे चल रहे हैं कि पूरी दुनिया में उसका रिकॉग्निशन है, बट कोई कंट्री आके उनको एक्सप्लॉइट करती है और उनकी कंडीशन को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। और उसके बाद वहां पर जो लोग रहते हैं बेटा, उनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो सिर्फ 32 ईयर रह जाती है। यानी कि एवरेज एक पर्सन 32 ईयर तक जीता है। ठीक है, और उसके बाद वहां पे जो पहले वेल्दी लोग थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉवर्टी, पुअर पीपल में, मैसिव पॉवर्टी आ जाती है। अब यहां पर आपको इस पूरे सिनेरियो में एक चीज तो पता लग गई होगी, जिन बच्चों ने 10th क्लास तक बहुत अच्छी तरीके से एसएसटी पढ़ी है उन लोगों ने नाम गैस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे बच्चे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उनको नाम मेंशन कर देता हूँ। बेटा मैं बात कर रहा था इंडिया की, और जो इन्वेजन करने वाली कंट्री है वो है ब्रिटिश। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर अपने चैप्टर के फॉर्म में। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, जो क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड वॉल्यूम इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स। और उस इंडियन इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेटा क्या, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये इंडियन इकोनॉमी ऑफ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बेटा, ये हम पढ़ेंगे एक टाइमलाइन की फॉर्म में, और यही चैप्टर नहीं, इसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे वो टाइमलाइन की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ये टाइमलाइन हमारी स्टार्ट होती है बेटा 1757 से, जहां हमारा क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इससे पहले और इसके बाद, यानी कि इससे पहले हमारा इंडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, जिस कंट्री की बात कर रहे थे, वो किस टाइप का था, उसकी इकोनॉमी किस टाइप की थी, उसके यहाँ के जो लोग हैं वो किस टाइप के थे, दैट मीन्स वो किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरिड आउट करते थे। और 1757 में क्या हुआ, और 1757 के बाद
1947, अब सबको पता होगा बेटा 1947 में क्या हुआ था। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि ये 190 ईयर का जो टाइम पीरियड है, 190 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसमें क्या हुआ। और उसके बाद यहां पर जब हम आए, यानी कि 1947 में जब हम आए, तो 1947 के टाइम पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी क्या कंडीशन थी। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है, वो इससे पहले से स्टार्ट होता है कि इसके पहले की टाइमलाइन में क्या था। 1757 में क्या हुआ, 190 ईयर के अंदर जो ब्रिटिश थे जिन्होंने हमारी इंडिया के ऊपर राज किया, इन्वेजन किया, जिसको हम ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं, उन्होंने कौन सी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई की। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, क्या मिली बेटा, इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पर जो इंडिया की कंडीशन थी, इंडियन इकोनॉमी थी, वो किस टाइप की थी, किस प्रकार की थी, उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें थी, और उस दिक्कतों को आगे जाके गवर्नमेंट ने कैसे सॉल्व किया। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम तक पढ़ेंगे, सॉल्व कैसे किया वो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था ये टाइमलाइन की फॉर्म में चलेगा, यानी कि हमारा ये चैप्टर कवर कहां से करेगा, इससे पहले की कंडीशंस क्या थी, 1757 में क्या हुआ, 190 ईयर के अंदर ब्रिटिश रूल ने क्या किया, और 1947 पे जो हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की थी, उसके जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन सेक्टर हो, चाहे वो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन हो, वो किस टाइप की थी बेटा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बेटा अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हम स्टार्ट करेंगे कि 1757 से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की थी। तो 1757 के टाइम को हम बोलते हैं प्री ब्रिटिश इरा, और प्री ब्रिटिश इरा के अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा फ्लोरिशिंग थी। बहुत ज्यादा फ्लोरिशिंग मतलब बहुत ज्यादा हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी थी। हमारी इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड कर रही थी कि हमारे देश को बोला जाता था सोने की चिड़िया। ठीक है, अब ये सोने की चिड़िया बोलने के पीछे भी लॉजिक्स थे, रीजंस थे। पहले लॉजिक्स और रीजंस क्या थे वही हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला हमारा लॉजिक और रीजन यहाँ पर ये है कि हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर थी। प्रॉस्पर का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि ये हमारी हाईली इंडिपेंडेंट थी, यानी कि किसी और कंट्री के ऊपर कोई डिपेंडेंस हमारी नहीं थी। हम खुद ही अपनी चीजें प्रिपेयर करते थे, खुद ही कंजम्पशन करते थे, खुद ही प्रोडक्शन करते थे, खुद ही इन्वेस्टमेंट करते थे, और हमारी इंडिया के ऊपर बाकी कंट्रीज डिपेंडेंट थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चीजें बनती थी, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बने, चाहे वो रॉ मटेरियल बने, उसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में जाती थी। तो ये हाईली इंडिपेंडेंट थी। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट थी। सेल्फ रिलायंट मैंने आपको बता दिया कि किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद ही के ऊपर रिलायंट है, खुद ही वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद ही कंजम्पशन कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इवन हमारी इकोनॉमी के ऊपर कोई और इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ ये एक्सेप्शनली प्रॉस्पर थी और ग्लोबली नोन था। ग्लोबली नोन यानी कि इंडिया का नाम था बेटा। इंडिया के प्रोडक्ट की जो बोल सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो रिकॉग्निशन है, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला बोल सकते हैं कि रीजन है जिसकी वजह से हम इसको फ्लोरिश इकोनॉमी बोल रहे हैं। और ये सारी चीजें कब चल रही बेटा, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे इन्वेजन नहीं किए हैं, यानी कि 1757 से पहले की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, यानी कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर था वो प्राइमरी सोर्स था लाइवलीहुड का, यानी कि लोग जो है वो अपनी जीविका जीने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, और इसको अगर हम आंकड़ों की बात करें, डेटा की बात करें, तो टू थर्ड जो हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो सस्टेनेबल मैनर में थी। सस्टेनेबल मैनर में यानी कि वो सस्टेन कर रहे हैं। टू थर्ड को अगर हम और विजुलाइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज कर लो कि हमारे यहाँ पे 100 पीपल है, तो 100 का 2/3 कितना होता है बेटा, 67%, यानी कि 67 पीपल जो थे वो हमारे क्या थे, सस्टेनेबल मैनर में काम कर रहे थे। सस्टेनेबल का मतलब ये हो गया कि वो जब वो काम कर रहे हैं तो उनका बिजनेस चल रहा है और उनका बिजनेस आगे सस्टेन भी करेगा बहुत सारे सालों तक। तो सस्टेनेबल मैनर में वो काम कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाउंडेशन थी बहुत ज्यादा मजबूत थी और एग्रीगेन फाउंडेशन थी।
ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो जाता है, सेकंड रीजन। तीसरा है कि हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट आपको पता होगा, ऐसे प्रोडक्ट जो हैंड से बनते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हम मशीन का यूज नहीं करते, बल्कि जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उसको वो प्रिपेयर करते हैं अपने हाथों से, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि अगर हम बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, उसके इफेक्टिवनेस की, उसके मजबूती की, तो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड था, पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलती थी, बहुत ज्यादा उसकी पहचान थी। ठीक है, यही है वर्ल्ड फेमस। ठीक है, और वर्ल्ड फेमस खाली हैंडीक्राफ्ट के लिए नहीं थे, हम कॉटन के लिए वर्ल्ड फेमस थे। हमारे यहाँ का कॉटन आज भी बहुत अच्छा है बेटा, आज के टाइम पे भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉटन उगाया जाता है और वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो हम वर्ल्ड फेमस थे कॉटन के लिए। कॉटन क्या होता है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, जो कॉटन से धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद सिल्क टेक्सटाइल के लिए भी हम वर्ल्ड फेमस थे, मेटल वर्क के लिए हम वर्ल्ड फेमस थे, और हम एंजॉय करते थे वर्ल्ड वाइड मार्केट। वर्ल्ड वाइड मार्केट का मतलब ये हो गया कि हमारे प्रोडक्ट हमारे इंडियंस यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो है वो पर्शिया में यूज हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट जो है वो ब्रिटिश यूज कर रहे हैं, यानी कि दुनिया के हर एक पार्ट में हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता था। हालांकि ये थोड़े से महंगे होते थे, लेकिन इनकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होती थी। इवन सप्लाई कम पड़ जाती थी, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा वहां पर रहती थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ये सारी चीज हुई वो हुई क्राफ्टमैनशिप की वजह से। यानी कि क्राफ्टमैनशिप का मतलब एक स्किल हो गया। यहाँ के जो लोग थे, जो प्रोडक्ट बनाते थे, उनके बोल सकते हैं ना हाथों में जादू है, तो हाथों में जादू था। वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते थे जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, बहुत ज्यादा मजबूत थे, और उनको लोग परचेस करने के लिए तरसते थे। महंगे थे, इसीलिए उनको कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग, यानी कुछ अमीर टाइप के लोग ही यूज कर सकते थे। लेकिन जो भी लोग यूज करते थे वो रॉयल फैमिली के लोग होते थे, और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती थी, इसीलिए। और रॉयल फैमिली जो होती है, आपको पता है पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए वो जितना चाहे उतना हम इंडिया से माल मंगाते थे। ठीक है, तो इंडिया के लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बाहर बेचते थे, प्लस इंडिया में बेचते थे। तो ये तीन रीजन है जिसकी वजह से हमारी इंडिया जो है प्री ब्रिटिश इरा को क्या बोलते हैं हम, बिफोर 1757, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि 1757 के बाद ब्रिटिश का रूल काइंड ऑफ आ गया था। ठीक है, तो बिफोर 1757 से पहले हमारी इंडिया की कंडीशन किस टाइप की थी। ठीक है, ये चीज हमको बताती है। तो हम इसको एक सेंटेंस से बोल सकते हैं कि बिफोर 1507 हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पर थी, हमारा एग्रीगेशन फाउंडेशन बहुत ज्यादा सॉलिड था, और हम वर्ल्ड फेमस थे अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि 1757 से पहले ये था। 1757 में क्या हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिश आए। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बेटा अब हम आते हैं 1757 पर। 1757 एक इंपॉर्टेंट ईयर इसीलिए है क्योंकि इसी साल में ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में फाउंडेशन हुआ था, और वो फाउंडेशन जो हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी की वजह से। अब बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हमारा 1757 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में, नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो लड़ा गया था वो क्यों लड़ा गया था, उसके पीछे भी रीजंस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेटा, पहले ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। ट्रेडिंग मतलब अपना सामान बेचने के लिए और इंडियन सामान परचेज करने के लिए। ठीक है, और जब वो ट्रेडिंग करते थे तो ब्रिटिश बहुत ज्यादा डेफिशिएट में थे। डेफिशिएट मतलब उनको बहुत ज्यादा घाटा होता था। क्यों? क्योंकि वो चीजें जो यहाँ पर बेचते थे, ठीक है, उसके बदले उनको जो चीज चाहिए थे मिल जाती थी। लेकिन अगर उनको इंडिया से कोई चीज खरीदनी होती थी तो उनको पेमेंट करनी होती थी गोल्ड में, जो कि उनके लिए बहुत महंगा पड़ता था। और मैंने आपको बताया इंडिया के प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बिकते थे। तो अगर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको डेफिशिएट हो रहा है, और अगर हम इस पर्टिकुलर पूरे रीजन को इन्वेड कर लेते, कंट्रोल कर लेते, तो इंडिया का जो सामान पूरे वर्ल्ड में बिक रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि
जो भी डेफिशिएट है वो उसको कवर कर सकते हैं। तो उनके मन में चोर आ गया, बोलते हैं ना, मन में चोर आ गया, मन में उनके एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया कि हाँ भाई, हम इस पूरे इलाके को इन्वेड कर लेते हैं और इनको हरा देते हैं और यहाँ के जितनी भी चीजें हैं उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एक रीजन और ये बोल सकते हो कि जो ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इंडिया में जब ट्रेडिंग करने के लिए आती थी, तो जो नवाब और बंगाल है, यानी कि इनमें नवाब और बंगाल उस टाइम पे हम बोल सकते हैं सिराज। ठीक है, सिराज। तो जो नवाब बंगाल थे, उन्होंने ब्रिटिश को एक तरीके का फ्री बोल सकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम भी सेटअप करके दे रखा था, जिसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन फ्री ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप करने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे वो बहुत ज्यादा करप्शन करते थे, और जिसकी वजह से जो नवाब बंगाल है उनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। ठीक है, उनको समझ में तो आ गई कि हाँ भाई, ये सारे के सारे करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जब सिराज ने इनको बोला कि भाई जो इन्होंने करप्शन किया है और जो टैक्स नहीं भरा है, ठीक है, टैक्स फ्री सिस्टम दे दिया है, फिर भी छोटा मोटा टैक्स बनता है वो तो भरना है, वो भी इन्होंने नहीं भरा, जो आपने टैक्स नहीं भरा है वो दो। अब इन्होंने सोचा कि भाई हमको ट्रेडिंग में भी डेफिशिएट हो रहा है, फिर टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ पे क्या होता है कि ट्रेडिंग करने में हमको सोना चाहिए होता है, गोल्ड चाहिए होता है, और यहाँ का सामान पूरी जगह बिकता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता है। तो उनके दिमाग में चोर ये आया कि भाई, उन्होंने ये सोचा कि इसको हम इन्वेड कर लेते हैं, यहाँ की सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए, इस बैटल को लड़ने के लिए, इसका जो बोल सकते हैं कमांडर था मीर जाफर, क्या बोल सकते हैं, मीर जाफर। ठीक है, उस मीर जाफर को भी इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से पैक्ट दे दिया। पैक्ट मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ब्राइब दे दी उनको। वो बोलते हैं ना कि पुलिस वाले या कोई अदर पर्सन क्या मांगते हैं, ब्राइब मांगते हैं, तो इस तरीके की चीजें दे दी, तो ब्राइब दे दी उनको। ठीक है, वैसे बेटा सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो सारे अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ब्राइब मीर जाफर को दे दी गई। अब ये मीर जाफर जो था वो मेन कमांडर था उनका, तो उसने क्या किया, उसके साथ में धोखा किया, जिसकी वजह से नवाब ऑफ बंगाल जो है वो हार गए, और हारने के बाद पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला गया। तो यहां से वो जो ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, और ट्रेडिंग से कन्वर्ट हो गए किस में आ गए, वो रूलर में, यानी कि वो रूल करने लग गए, और उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉलोनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये वर्ड बना है कॉलोनी से। कॉलोनी का बेसिकली मतलब ये हो गया कि किसी भी कंट्री को अगर कोई दूसरी कंट्री, ठीक है, कॉलोनी बोलती है, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया को क्या बोलती थी, ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी बोलती थी। क्या बोलती थी, इंडिया को कॉलोनी। अब जो कॉलोनी बोलती थी उसके पीछे रीजन क्या था कि इंडिया के जो इकोनॉमिक डिसीजन है, इंडिया के जो पॉलिटिकल डिसीजन है, उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस करता था। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनी बोलती थी, और इस पूरे सिस्टम को कॉलोनाइजेशन बोलते थे। यानी कि अगर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसीजन को इफेक्ट करती है, उसको कंट्रोल करती है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहां से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेडिंग पार्टनर की जगह रूलर बन गई, और उसने इंडिया में कॉलोनाइजेशन रूल स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये पूरा चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा ये है हमारा बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी इंडिया के अंदर, हमारी भारत के अंदर 1757 में ब्रिटिश ने इन्वेजन किया, जिसके बाद वो ट्रेडिंग पार्टनर से कन्वर्ट होके हमारे रूलर बन गए, हमारे ऊपर रूल करने लगे, हमारे ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये उठता है कि उन्होंने किया, उसके पीछे उनके उस टाइम पर रीजंस थे, लेकिन उनके उसके भी पीछे क्या रीजन थे, यानी कि उनका बेसिक पर्पस क्या था इंडिया को इन्वेड करने का। इस स्लाइड में हम वही पढ़ेंगे कि उनका बेसिक पर्पस क्या था। तो ब्रिटिश रूल का या ब्रिटिश का बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि वो इंडिया को यूज करना चाहते थे एज अ फीडर इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा, फीडर इकोनॉमी। अब देखो फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है, ऐसी इकोनॉमी जो कि हमारी इकोनॉमी को फीड करे, या ऐसी इकोनॉमी जो किसी और इकोनॉमी को फीड करे, तो उसको बोलते हैं फीडर इकोनॉमी। अब यहाँ पे फीडर इकोनॉमी क्या थी, इंडिया।
वो फीड किसको कर रही थी? ब्रिटिश को। कैसे फीड कर रही थी कि बेटा यहाँ पर जो भी हमारे रॉ मटेरियल है, जो इंपॉर्टेंट हमारे रॉ मटेरियल्स है, वो ब्रिटिश वो उसको लेकर जाते थे अपने यहाँ पे और उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचते थे। वो अपने रिसोर्सेज, अपने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का रॉ मटेरियल बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है, और यहाँ से ले जाना बहुत ईजी है क्योंकि उनकी कॉलोनी है। वो यहाँ के जो भी टोटल ओवरऑल बोल सकते हैं कि डिसीजंस है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी लिया जिससे कि उनकी इकोनॉमी फीड हो सके, उनकी इकोनॉमी को रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके और वो अपने यहाँ पर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट कर सके। आपको मैं बताऊं कि इंडिया जो है उसके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बाद में आया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश में आया। उसके पीछे रीजन क्या था? इंडिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी। वो रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? वो रॉ मटेरियल इंडिया से जा रहा है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने ट्रीट किया एज अ फीडर इकोनॉमी, ठीक है। और उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे इंडिया की पॉलिसीज थी उसको डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश इकोनॉमी का रैपिड लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। यानी कि अपने डेवलपमेंट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सीधा करने के लिए उन्होंने हमारी इंडिया की पॉलिसी फ्रेम की, ठीक है। उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं, जैसे इसमें एक इकोनॉमी आती है, इसमें एक पॉलिसी आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ रूल्स। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ रूल्स के बारे में आपको जल्दी बता देता हूं, इसको हम आगे वैसे डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ रूल्स का बेसिकली मतलब ये हो गया कि इंडिया के यहां से अगर कोई भी सामान ब्रिटिश के अलावा किसी और कंट्री को जा रहा है तो उस पे हाई टैरिफ लगेंगे, हाई टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने यहाँ से एक्स सामान भेज रहे हैं और वो पर्शिया में जा रहा है, अब पर्शिया में जा रहा है, उसकी पहले कीमत थी 100 रुपीज, ठीक है, उस पर टैक्स उन्होंने चार्ज कर दिया 100 और तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 200। तो जैसे ही कीमत डबल हुई वहां पे डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हुई तो हम तो चीजें बना रहे हैं, अब जो हम चीजें बना रहे हैं उसको हमें कहीं ना कहीं बेचना है। अब उसको कौन लेके जाएगा? उसकी डिमांड कौन पूरी करेगा? उसकी डिमांड ब्रिटिश पूरी करेगा। इसका मतलब ये जो पॉलिसी बनाई गई ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि इंडिया की जो प्रीनाउन मार्केट प्रेजेंस है, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस है, उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। तो उन्होंने हमारे इंडिया की बहुत सारी पॉलिसी ऐसी डेवलप की जिससे कि उनकी खुद की इकोनॉमी, ब्रिटिश इकोनॉमी का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और ब्रिटिश का जो कॉलोनियल रूल था वो बेसिकली हैविली एक्सप्लॉइट कर रहा था हमारे इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस को। आप देख सकते हो आप इस इमेज में, इंडिकेटिव इमेज में देखो कि यहाँ पे जो लोग हैं ये हमारे इंडिया के लोग हैं सारे के सारे, ठीक है। ये बेचारे काम कर रहे हैं, ठीक है। इस जो काम करवाया जा रहा है, प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, वो भी कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है, ठीक है। उसको भेजा कहाँ जा रहा है? पोर्ट्स पे, ठीक है। वहां पर भी जो पोर्ट पर काम करने वाले लोग हैं, ढोने वाले लोग हैं, वो भी इंडिया हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बाबूजी खड़े हैं, देखो ये एक ये बाबूजी खड़े हैं, ठीक है, और एक ये बाबूजी खड़े हैं। ये सीधा कहाँ जा रहा है बेटा? ये सीधा जा रहा है ब्रिटिश को, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने हमारे जो रिसोर्सेज है उनका भी इस्तेमाल किया, उनको भी एक्सप्लॉइट किया, और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। और उन्होंने एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रांजेक्टरी थी, ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रांजेक्टरी का मतलब क्या हो गया कि हम जो ऑर्गेनिकली अपने आप सस्टेनेबल वे में आगे ग्रोथ कर रहे थे उसको भी उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। अभी मैं आपको आगे इसमें जब पढ़ाऊंगा तो आप शॉक रह जाओगे, ऐसे फैक्ट्स है बेटा, ठीक है। तो उन्होंने जो हमारी ग्रोथ ट्रांजेक्टरी थी, ग्रोथ में जिस ग्रोथ में हम आगे जा रहे थे उसको डिस्टर्ब कर दिया, और पूरा का पूरा इंडिया जो है, जो कि एक अलग लेवल का होता अगर ब्रिटिश नहीं आते तो, वो आज, यानी कि आज तो चलो फिर भी हम अच्छे हैं, 1947 190 ईयर के बाद बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुका था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका था। और उसके कहीं पर भी आप बोलते हैं ना, जैसे कोई भी सेक्टर भी ऐसा नहीं था जो पुअर ना हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन या कोई ना कोई एक ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने हमारी जो ग्रोथ ट्रांजेक्टरी है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम इस चैप्टर को कवर करेंगे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि मैं आपके साथ में करने वाला हूं आगे के दिनों में। ठीक है, मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर भी आपको दिक्कत आई है तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। थैंक यू बेटा।